तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे वो अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो है अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हमारा जो है अभी एक तो हिस्ट्री चल रहा है और एक तो अलॉन्ग विथ इसी के साथ साथ केमिस्ट्री चल रहा है। तो अभी आप लोगों को हिस्ट्री का लेक्चर जो है लगातार मिल रहा होगा, लेकिन केमिस्ट्री का लेक्चर जो है अभी आपको एक और दिन नहीं मिल पाएगा। थोड़ा टेक्निकल इशू, क्या है टेक्निकल इशू, ये थोड़ा केमिस्ट्री का पीपीटी हमारा जितना था वो सब थोड़ा रिमूव हो गया है, फिर से उसको ऐड करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो जैसे ही हमारा पीपीटी मिल जाएगा हम उसी प्रकार से आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो चलिए, हमारा हिस्ट्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा हो चुका है। पहले पाषाण काल, ये हो चुका। पाषाण काल के बाद तो हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के बाद हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद हम क्या पढ़े थे? वैदिक काल के बाद हम पढ़े थे महाजनपदा। महाजनपद काल, महाजनपद। महाजनपद पढ़ने के बाद हम क्या पढ़े थे? महाजनपद जब हमारा खत्म हो गया तो तब हमारा क्या शुरू हुआ था? मौर्य काल। क्या शुरू हुआ था? मौर्य काल। और मौर्य काल के बाद हमारा कौन सा शुरू हुआ था? मौर्योत्तर काल। कौन सा? मौर्योत्तर काल। तो यहाँ तक जो है हमारा, यानी कि मौर्योत्तर काल तक जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है 59 लेक्चर में जो है। आज का हमारा टॉपिक तो क्या है? आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल। गुप्त के बाद हमारा होगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के बाद हमारा क्या होगा? पूर्व मध्य काल। क्या होगा? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। तो हमारा जो है इसके बाद मौर्योत्तर काल हो गया, उसके बाद हमारा एक अभी गुप्त काल हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 टॉपिक और बच जाएगा। वो कौन सा है? वो है हमारा एक गुप्तोत्तर काल और एक है पूर्व मध्य काल। तो ये हमारा कुछ टॉपिक है जो कि होते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में कौन सा हिस्ट्री चल रहा है? एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। इसी को जो है ये हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाएगा? उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा मिडाइवल। मिडाइवल के बाद मॉडर्न। तो मैंने आप लोगों को शुरू में जो एक बात बताना भूल गया, जो हिस्ट्री हम 3 खंडों में बांट के पढ़ते हैं। हिस्ट्री को जो है हम 3 खंडों में बांट के पढ़ते हैं। कितने? 3 खंडों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है हमारा एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल। कौन सा? प्राचीन काल। ये जो हमारा, ये हम कब से कब तक पढ़ते हैं? तो ये हम फर्स्ट बीसी से लेके फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट बीसी से लेके लगभग 1250 तक पढ़ते हैं। सॉरी, 1250 बोल दिए हम, 1150 तक पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा हो जाता है मिडाइवल हिस्ट्री। क्या हो जाता है? मिडाइवल हिस्ट्री। ये हम पढ़ते हैं 1150 से लेके 1800, 1150 से लेके हम 1800 तक, 1800 बोल रहे हैं, 1700 तक पढ़ते हैं इसको। 1700 या 1600 तक पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। क्या हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि 1700 एडी से लेके अभी वर्तमान क्या 1950 तक पढ़ते हैं। 1950 तक पढ़ते हैं। तो ये कुछ काल है जो हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो है एंशियंट हिस्ट्री जो अभी 2-3 लेक्चर में और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होगा। मिडाइवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री हमारा शुरू होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल। तो गुप्त काल की समय अवधि कब से कब तक है? तो ये है 320 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक, लगभग 230 वर्ष तक। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। अगर पूछ ले वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक हमारे थे चंद्रगुप्त प्रथम।
इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी हमारी पाटलिपुत्रा, यानी कि आज के पटना बिहार, आज के पटना बिहार। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता इसलिए है क्योंकि विभिन्न सारे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस काल को अलग अलग काल के रूप में बताया है। जैसे कि हमारा एक के एम मुंशी थे, क्या नाम, कौन थे? के एम मुंशी। इन्होंने जो है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा है, भारत का स्वर्ण युग कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस काल में बहुत ऐसी ऐसी चीज है जो कि स्थापित हुई, जैसे कि प्रथम सोने के सिक्के, उसके बाद मंदिर स्थापत्य, यहीं से जो है निरंतर रूप से मंदिर स्थापत्य की शुरुआत हुई। जो वर्तमान मंदिर हमारा है यहीं से जो है शुरू होता है। तो गुप्त काल किस प्रकार बना था? गुप्त काल जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य जो है छोटे छोटे राज्य, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आए थे। उसी छोटे छोटे राज्य पे जो है विजय स्थापित करके, यानी कि उस छोटे छोटे राज्य को जीत करके इन्होंने क्या किया था? बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्तों ने उत्तरी भारत को लगभग 100 वर्षों तक राजनीतिक रूप से एकजुट रखा। यहाँ तो बोल रहा है 100 वर्ष, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 230 वर्ष तक शासन किया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसा है? तो 100 वर्ष है, यानी कि 100 वर्ष के बीच बहुत महत्वपूर्ण शासक उनके बीच हुए। उसके बाद जो है धीरे धीरे उनके उत्तराधिकारी कमजोर होते गए और फिर से हमारा जो है गुप्त साम्राज्य जो है छोटे छोटे खंडों में विभाजित होने लगा। जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य एक संगठित था, यानी कि एक बड़ा सा साम्राज्य था जो एक सत्ता के नीचे रहता था, उसी प्रकार हमारा गुप्त काल भी था। जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य टूट करके छोटे छोटे राजखंडों में विभक्त हुआ, उसी प्रकार गुप्त काल भी छोटे छोटे राजखंडों में विभक्त हो जाएगा। विभक्त होने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण उस समय का था राजनीतिक दशा, यानी कि उत्तराधिकारी का कमजोर होना, उसके दरबार में गुटबंदी करना, उनके अधिकारियों के द्वारा षड्यंत्र रचना, ये प्रमुख था। अंग्रेज भी अगर भारत को जीते तो यही सब कारण वहाँ पर भी था। जो राज दरबार में एकता नहीं थी, भारतीय राज्य के बीच एकता नहीं थी। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो के एम मुंशी ने क्या कहा था? इस काल को स्वर्ण युग कहा था। उसी प्रकार हमारे एक इतिहासकार है वर्नेट, उन्होंने इसको पेरिक्लीज युग कहा। क्या क्या कहा? पेरिक्लीज युग। मैक्स मुलर ने है जो इसको साहित्य का पुनर्जागरण कहा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साहित्य इसी काल में है। आपने कौटिल्य का नाम, कौटिल्य सॉरी बोल दिए, आर्यभट्ट का नाम सुने होइएगा आप। आर्यभट्ट इसी काल से संबंधित थे, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। उसके बाद आर डी बनर्जी एक हमारे हैं, उन्होंने इसे कला का पुनर्जागरण, इसे कला का पुनर्जागरण बताया था। तो चलिए देख लेते हैं जो गुप्त वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। तो उत्पत्ति और उत्पत्ति के बीच मतभेद भी है। मतभेद कैसा है? जो बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं जो गुप्त काल की जो है शासक जो है या तो शूद्र थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, जाट थे, क्या थे, ये सभी के बीच मतभेद है। बहुत सारे इतिहासकार इसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। प्रारंभिक शासक में हमारे थे पहले श्रीगुप्त। कौन थे हमारे? श्रीगुप्त। इन्होंने जो है आदि पुरुष की उपाधि धारण की। आदि पुरुष इनको कहा जाता है, यानी कि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। गंगा तटीय प्रदेश में इन्होंने अपना राज्य संभाला था, राज्य सॉरी विस्तार किया था। उसी प्रकार हमारे थे घटोत्कच। श्रीगुप्त क्या थे? हमारे प्रारंभिक शासक थे श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। और उसके बाद थे हमारे घटोत्कच, श्रीगुप्त का पुत्र और कुषाणों के ये सामंत थे। कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। उसके बाद थे चंद्रगुप्त प्रथम। यहीं से जो है हमारा गुप्त साम्राज्य का जो उदय होना शुरू हुआ, यहीं से हमारा गुप्त साम्राज्य पीक पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को ही हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महाराजा धीराज की जिन्होंने उपाधि धारण की। गुप्त संवत का आरंभ इन्होंने किया था। तो ये थे हमारे प्रारंभिक शासक के रूप में जानकारी। इसके आगे बारे में और भी हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसे देख लीजिए, गुप्तों की उत्पत्ति। विद्वानों को मत क्या है? के.पी. जायसवाल जी की विद्वान है, वो कहते हैं जो गुप्त जो है शूद्र या जाट थे। उसी प्रकार हेमचंद्र राय चौधरी है, वो बताते हैं जो गुप्त जो थे ब्राह्मण थे। दशरथ शर्मा कहते हैं जो गुप्त ब्राह्मण थे लेकिन धारण गुप्त। ये दोनों का राय जो है सेम है। लेकिन आरसी मजूमदार जो बताते थे ये वैश्य थे। ओझा जी बताते हैं जो ये एक वैश्य थे। एलन, अलेकेतर, थापर ये सब बताते हैं, अलतेकर, थापर ये सब बताते थे जो ये तो क्षत्रिय थे या वैश्य थे।
तो क्या है, सभी मत अनिश्चित है। गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी विवादित है। अभी भी लोगों में एकरूपता नहीं है जो गुप्त कौन से जात कौन से वर्ण से संबंधित है। सभी का मत अभी भी अलग अलग है। तो ये थी गुप्त की उत्पत्ति। लेकिन अगर बात किया जाए गुप्तों ने शासन कहाँ से कहाँ तक किया था, तो प्रारंभिक क्षेत्र हमारा क्या है देख लीजिए, प्रारंभिक क्षेत्र एवं पृष्ठभूमि। गुप्तों ने जो है मगध, उत्तर पश्चिम बंगाल का गंगा तटीय प्रदेश जो है उस समय का प्रमुख क्षेत्र था। किनका? गुप्त का। संभवतः गुप्त कुषाणों के सामंत थे, बाद में स्वतंत्र हुए। पहले गुप्त क्या थे? कुषाण के जो सामंत थे। सामंत कौन होते थे? जिनको कुषाण क्या करते थे, करयुक्त भूमि जो है, करमुक्त भूमि जो है दान में देते थे, वो हमारे थे सामंत। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गुप्त संवत आरंभ किया था। कब? 300 मौर्य सॉरी बोल दिया, चंद्रगुप्त प्रथम। आप भी कंफ्यूजन मत होइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम कौन है? गुप्त वंश के। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की 319 ईस्वी में। और शुरुआत किन्होंने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चलिए प्रमुख शासक के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो सबसे पहले हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल क्या था? 319 से 334 बीसी। इस समय उनकी राजधानी क्या थी? यानी कि इस समय गुप्तों की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? तो प्रमुख उपलब्धियों में आप देख लीजिए, ये क्या है, इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता था। क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे? नेपाल की लिच्छवी, नेपाल में जो है लिच्छवी गणराज्य है, वहाँ की एक राजकुमारी थे राजकुमारी कुमारा देवी। वहाँ की एक राजकुमारी थी राजकुमारी कुमारा देवी। उससे क्या किए? उससे विवाह किए। और इसी से है जो है हमें चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के संतान थे। किनके? राजकुमारा देवी के संतान ही थे। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो देखिएगा लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवी का पुत्र। तो समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है? लिच्छवी दौहित्र। और इन्होंने और चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत की कब? 319 बीसी में। प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वनियुक्त सिक्के जारी किए। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो थे पहले ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन इससे पहले भी हमारे कई शासक ने सोने के सिक्के जारी कर दिए थे। जैसे हमारा हो गए थे इंडो ग्रीक ने क्या किया था? इंडो ग्रीक ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद हमारे हैं समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 335 बीसी से 300 बीसी बोल रहे हैं बार बार, 335 ईस्वी से लेके, यानी कि वर्तमान ईस्वी जैसे हमारा चल रहा है उसी प्रकार 335 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक। इस समय भी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। इनको जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो है इलाहाबाद अभिलेख, यानी कि जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयागराज पहले क्या था? इलाहाबाद का ही नाम है प्रयागराज। तो प्रयाग प्रशस्ति से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा कौन थे? हरिसेन। हरिसेन कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और हरिसेन ने ही समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा में जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। और उसी प्रकार इसको दिग्विजय कहा जाता है, कविराज इनको कहा जाता है। मृदा बीना वाले सिक्के इन्हीं के साथ में, यानी कि ये जो समुद्रगुप्त थे विभिन्न गुणों से युक्त थे। जैसे कविराज इनको कहा जाता, कवि भी इनको कहा जाता था। ये बीना भी बजाते थे। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? बीना बजाते हुए इनके साक्ष्य जो है उस समय के सिक्के पे मिले हैं। सबसे महान गुप्त शासक क्यों? क्योंकि इनके समय में जो है समुद्रगुप्त के समय में ही जो है साम्राज्य का बहुत ही विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में उतना विस्तार नहीं हुआ जितना कि समुद्रगुप्त के काल में विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त ने क्या किया था? साम्राज्य का विस्तार बहुत ही लंबे क्षेत्र तक किया था। उसी प्रकार हमारे यहाँ समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चलिए समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने धारण, विक्रमादित्य के साथ साथ इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की। किसकी? परम भागवत की भी उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनका शासनकाल कब से कब तक है? 380 से 400
13 BC तक। इनके समय जो है राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई थी? पाटलिपुत्रा से उज्जैन स्थानांतरित हो गई थी। उज्जैन अभी कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों को पराजित किया। किनको? शकों को पराजित किया। मैंने आप लोगों को बताया था जो शक जो है हमारे सबसे लंबे विदेशी शासक थे जिन्होंने भारत पे शासन किया। उनको पराजित कौन करते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। सोच लीजिए कब वो आए थे। इससे मौर्योत्तर काल में वो आए थे और अभी जाके उनको शकों को पराजित किया गया। कब? लगभग 388 BC में। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, सकारी की उपाधि धारण की, साम्राज्य का चरम विस्तार यहाँ हुआ, फायान आया। इन्हीं के दरबार में जो है चीनी यात्री फायान, आप सुने होइएगा। तो चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही आता है। तो वो भारत में कब से कब तक रहे थे? 399 से लेके 411, इतना दिन तक जो है वो भारत में रहे थे। उसके बाद जो है अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के बारे में भी बताया गया है। नवरत्न में कौन कौन थे? नवरत्न में प्रथम थे हमारे कालिदास। कौन थे? कालिदास थे, धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, इसी प्रकार और भी बहुत सारे थे। तो नवरत्न के बारे में जानकारी हमें किनसे मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। और इन्होंने जो है पाटलिपुत्र और उज्जैन को जो है शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र भी थे। कौन कौन? पाटलिपुत्र और उज्जैन, यानी कि पहले की राजधानी और अभी की राजधानी क्या थे? प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे उस समय। और दिल्ली का मेहरौल स्तंभ जो है, यानी कि मेहरौली स्तंभ, दिल्ली का मेहरौली स्तंभ जो है इसी के काल का है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही दिल्ली का मेहरौली स्तंभ बनाया गया था। तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब है हमारे कुमारगुप्त प्रथम। कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 413 BC से 455। तो अगर इनके बारे में जब बात किया जाए तो इन्होंने जो है राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले आए थे। और इन्होंने कुमारगुप्त ने जो है नालंदा बिहार की स्थापना की। इन्होंने शांतिपूर्ण शासन किया और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। तो कुमारगुप्त के बारे में जो प्रमुख पूछा जाता है एग्जाम में वो यही है, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो किस काल में हुई? गुप्त काल में। और किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की। कुमारगुप्त जो है शांतिपूर्ण शासक थे, यानी कि शांतिपूर्ण शासन करते थे और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। और मध्य एशियाई आक्रमणकारी जो है पुष्यमित्र एक तो पुष्यमित्र शुंग हो गए जो शुंग वंश के थे, लेकिन एक मध्यकारी आक्रमणकारी भी थे जिनका नाम था पुष्यमित्र। उनका आक्रमण भी जो है इन्हीं के काल में हुआ था। तो और एक और बात है, जिस प्रकार हमारा जो है अशोक का काल जो है, अशोक के काल में सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। तो इसी प्रकार गुप्त के काल में सर्वाधिक अभिलेख जो है कुमारगुप्त के बारे में ही है। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के बारे में ही है। जैसे यूपी में बिलसद, करमदंडा ये हो गए, एमपी में मंदसौर, सांची, ये सब हमारे कौन थे? क्या थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल के जो है अभिलेख थे। क्या थे? अभिलेख। उसके बाद है हमारे स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। तो इनका शासनकाल था 455 से 467 BC। तो इनकी पाटलिपुत्र, इनकी भी राजधानी क्या थी? इनकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये थे अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक। उन्हों को पराजित किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, सगरोपम और भारी युद्धों से कोस खाली हो गया, जिस कारण से इससे आगे के जो शासक को जो है आगे के शासक का जो है बहुत ही खराब स्थिति हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्भर जो करता है कोस ही निर्भर करता है किसी साम्राज्य का विस्तार होगा या नहीं होगा। तो ये थे हमारे प्रमुख शासक। और अगर अंतिम शासक की बात कर ले तो अंतिम शासक हमारे थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त अंतिम शासक। कौन थे? अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। तो ये थे हमारे प्रमुख शासक। अगर बात किया जाए जो प्रमुख शासक ने साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया था, तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं, जो साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था। तो प्रमुख थे हमारे श्रीगुप्त या घटोत्कच, प्रारंभिक शासक थे। उन्होंने जो है मगध क्षेत्र तक इसको सीमित रखा, यानी कि गुप्त काल जो है प्रारंभिक शासन के दौर में जो है
मगध तक सीमित थे और ये कुषाणों के सामंत भी थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में इन्होंने क्या किया, लिच्छवी के राजकुमारी से जो है ब्याह किया था। राजकुमारी का नाम था कुमारा देवी। तो लिच्छवी विवाह से प्रभाव भी बढ़ा। जो लिच्छवी गणराज्य उस समय का बहुत बड़ा गणराज्य था और बहुत ही सम्मानित गणराज्य था, जिस कारण से चंद्रगुप्त प्रथम का भी सम्मान थोड़ा बढ़ा। उसके बाद गंगा मध्यवर्ती क्षेत्र को जो है इन्होंने जीता और सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हमारा हुआ था समुद्रगुप्त के काल में। इन्होंने दिग्विजय किया, यानी कि उत्तर के 9 राज्य जीते, दक्षिण के 12 राज्य, पूर्व में 5, सीमावर्ती असम, नेपाल, यहाँ तक जो है इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। उसी प्रकार के हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने शकों को हराकर सौराष्ट्र, मालवा जीता और उज्जैन को जो है दूसरी राजधानी बनाई। चरम विस्तार जो है इनके काल में हुआ। सबसे ज़्यादा विस्तार तो उनके काल में हुआ, लेकिन चरम पे कहाँ पर पहुंचा? चरम में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पर। तो चलिए देख लेते हैं समुद्रगुप्त का जो है दिग्विजय विस्तार से। तो उत्तर में जो है भारत में जो है 9 राजा को हराया। आर्यवर्त को राजाओं को पराजित कर राज्य हड़पा। आर्यवर्त यानी कि भारत का पुराना नाम, जिसके राज्य को जो हराकर उन्होंने राज्य हड़प लिए थे। दक्षिण भारत के 12 राजा को हराया। लेकिन सभी राजा के बारे में जानना कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आप अगर यूपीएससी दीजिएगा तो भी आपको नहीं पूछा जाएगा। तो दक्षिण भारत के 12 राजा यानी कि दक्षिणापथ के राजाओं को हराकर राज्य लौटा दिए। यहाँ पे क्या है, पहले क्या होता था? प्रत्यक्ष शासन होता था। तो प्रत्यक्ष मतलब राजा डायरेक्ट आदेश करते थे। लेकिन यहाँ क्या किया, समुद्रगुप्त ने हरा दिए दक्षिण भारत के राज्य को, लेकिन उसे नजराना लेके कुछ जो है सालाना उसको केंद्र में पहुंचाना पड़ता था, यानी कि उस राज्य को सालाना राज्य को कर देना पड़ता था। तो उसी के आधार पे जो है दक्षिण भारत में उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि उनको स्वायत्त राज्य शासन करने छोड़ दिया, लेकिन सालाना उनको राज्य के केंद्र में कुछ ना कुछ पहुंचाना पड़ता था। उसी प्रकार थे हमारे सीमावर्ती राज्य, जैसे असम, नेपाल, कात्रिमपुर, ये सब कर देकर अधीनता स्वीकार की। इन्होंने क्या किया, कर दिया और अधीनता भी स्वीकार की। और अन्य शक्ति जैसे शक, कुषाण, द्वीपवासी, ये सब उपहार देकर मैत्री यानी कि अन्य शक्तियाँ जैसे शक, कुषाण, इन्होंने क्या किया, उपहार दिया और राजा से जो है मित्रवत संबंध बनाए रखे। और स्कंदगुप्त के बाद पतन क्यों हुआ? प्रमुख कारण हमारा था उत्तराधिकारी कमजोर थे, प्रशासनिक अक्षमता बढ़ी। क्यों? क्योंकि जो है कोष खाली हो गया था। किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में ही जो है हमारा कोष खाली हो गया था। देखिए, भारी युद्धों से कोष खाली हो गया, जिस कारण से प्रशासनिक अक्षमता बढ़ी। उसके बाद हुनों के आक्रमण से क्षति, और हुन जो है लगातार आक्रमण कर रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया, जो पुष्यमित्र नामक जो हुन थे, उन्होंने जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि इस समय जो उनका कोष खाली है, वो सेना को सोना का व्यय जो है सहन नहीं कर सकते। और इसी प्रकार जो है बहुत सारे उत्तराधिकारी कमजोर आए, राज्य में जो है कूटनीति बढ़ा, और इसी प्रकार आते आते 550 ईस्वी तक साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये था हमारा साम्राज्य विस्तार। और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था हमारी कैसी थी? तो प्रशासनिक व्यवस्था वही थी, प्रशासनिक संरचना में भुक्ति प्रणाली थी। भुक्ति प्रणाली मतलब क्या होता है? राजा को जो है बहुत छोटे छोटे राजा को जो है अलग अलग दे दिया गया, और उसके बाद अलग अलग जमींदारी दे दी गई, और वहाँ से राजा कर वसूल कर राज्य को देते थे। और लेकिन प्रमुख में कौन थे? प्रमुख में हमारे सम्राट थे। सर्वोच्च शक्ति महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ये सब महाराज सम्राट के बारे में। उसके नीचे होते थे मंत्रिपरिषद, मंत्री, सचिव, अमात्य राज्य को सलाह देते थे। भुक्ति यानी कि प्रांत के प्रमुख कौन होते थे? उपरेख। विषय यानी कि जिले के प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषयपति। इसी प्रकार हमारा हुआ ग्राम के प्रमुख को ग्रामाध्यक्ष। तो सबसे ऊपर हमारा क्या होता था? सबसे ऊपर होते थे हमारे सम्राट के नीचे मंत्रिपरिषद के नीचे भुक्ति यानी कि प्रांत, और फिर प्रांत में हमारा होता था जिला, और जिला में होता था ग्राम। जैसे हमारा अभी की व्यवस्था से आप देख लीजिए, तो ये सम्राट यानी कि एक प्रकार से प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के नीचे होता है मंत्रिपरिषद यानी कि जिसके सम्राट जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, वो हो गए मंत्रिपरिषद, और उसके नीचे हो गए भुक्ति यानी कि प्रांत। जैसे हमारा राज्य, अभी राज्य हमारा क्या होगा? प्रांत के रूप में कार्य करेगा। और उसी प्रकार हो गए राज्य में बहुत सारे जिले, और बहुत सारे जिले में जो है बहुत सारा ग्राम। तो अभी जिस प्रकार से हमारा संरचना है, वो उसी संरचना जो उसी वक्त भी थी। लेकिन
अंतर ये है, अभी लोकतांत्रिक उस समय राज्यतांत्रिक था, यानी कि राज्यतंत्रात्मक था, अभी लोकतंत्रात्मक है। और अगर सैन्य व्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो सैन्य व्यवस्था में पहले थे सेनापति, जिनको महाबलाधिकृत कहते थे। महाबलाधिकृत, इनको सेनापति को महाबलाधिकृत कहते थे। इसमें जो अस्थायी सेना होती थी यानी वेतन भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। चार अंग थे, जैसे पैदल सेना थे, अश्वरोही सेना थे, रथ सेना थे और हाथी सेना थे। सीमा की सुरक्षा, प्रबल सैनिक छावनियों, जैसे हमारा अभी जो है हमारे सेना में जो है प्रमुख छावनी होते हैं, जैसे अम्बाला कैंट, उसके बाद हो गया राजस्थान कैंट, ये सब अलग अलग कैंट है। उसी प्रकार जो उस समय भी हमारा क्या था, प्रमुख छावनियाँ थी। और न्याय और विशेष बिंदु के बारे में बात किया जाए तो न्याय उस समय का क्या था, तो राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी कि राजा ने जो आदेश दे दिया वो जो है हमारा सर्वोच्च होता था, उसके ऊपर किसी का भी आदेश नहीं होता था। उसके बाद हमारा था ब्राह्मण न्यायाधीशों का महत्वपूर्ण स्थान। ब्राह्मण जो है न्यायाधीशों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, क्योंकि ब्राह्मण हमारे क्या थे, ब्राह्मण हमारे जो है पुजारी होते थे, और राजा के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वही पुजारी, ये सब उनके ज़्यादा निकट होते थे, इसलिए बोला जाता है। तो ब्राह्मण जो है न्यायाधीशों का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य जैसा सशक्त केंद्र नहीं, लेकिन विकेंद्रीकृत के तत्व थे। मौर्य जैसा सशक्त केंद्र नहीं था, क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो है राज्य को जीता और दक्षिण के राज्य को छोड़ दिया है, कि बोले उनको अपना स्वतंत्र राज्य आप बनाइए, लेकिन आप अपना नजराना भेजते रहिएगा। तो ये थे हमारे, जो केंद्रीकृत तो नहीं था, लेकिन सशक्तिकरण और केंद्रीकृत नहीं था, लेकिन एक बड़ा साम्राज्य जरूर था। लेकिन मौर्य साम्राज्य में क्या था, मौर्य साम्राज्य जितना जीते वो पूरा केंद्रीकृत था। और उसी प्रकार हमारा है स्थानीय स्वायत्ता, यानी कि गणराज्य भी जारी रहे। गणराज्य भी जारी रहे, इसका मतलब क्या है, जो उन्होंने जीता तो गणराज्य को, लेकिन अपना स्थानीय स्वायत्ता जो है उनको बनाए रखा। तो उस समय के जो है प्रमुख प्रशासन के अधिकारी, प्रमुख प्रशासन के अधिकारी, तो चलिए अधिकारी पहले हमारा क्या थे, कुमारादत्त मतलब उच्च अधिकारी होते थे, और केंद्र और प्रांतों में ये नियुक्त करते थे। क्या होते थे, केंद्र और प्रांतों में ये नियुक्त होते थे। वही इसी प्रकार हमारे संधि विग्राहक नाम से ही क्लियर है, जो संधि कराता हो, यानी कि युद्ध और संधि मंत्री, विदेश नीति जो है संधि विग्राहक के समान थे। और थे महाबला अधिकृत, यानी कि सेनापति, सैन्य प्रशासन का प्रमुख। महादंड नायक, न्याय का प्रमुख, दंड व्यवस्था में जो है प्रमुख होता था, उसको महादंड नायक कहते थे। ऊपरी की, यानी कि प्रांत या भुक्ति का प्रशासक, राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। विषयपति, जिले का प्रशासक, स्थानीय परिषद से सहायता लेता। ग्रामाध्यक्ष, गांव का मुखिया, राजस्व संग्रह करता था। तो उसी प्रकार सेना के साथ साथ स्थानीय स्वायत्ता भी जारी रहे। गुप्त प्रशासन लचीला था। लचीला मतलब कुछ केंद्रीकृत था तो कुछ केंद्रीकृत नहीं था। उसी के बारे में बात किया जाए तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो आर्थिक व्यवस्था की थी। प्रमुख कर था, पहला हमारा कर था बलि, जो था भूमि कर एक प्रकार था, उपज का 1/6 लिया जाता था। उसके बाद हमारा था भाग, जो होता था वो राजस्व। बलि क्या है हमारा, उपज का 1/6, लेकिन भाग क्या था हमारा, वो राजस्व भूमि पे लगता था। हिरण्य क्या है हमारा, फसल पर नगद कर, जब अब फसल होगा तो उस पर नगद कर जो लगेगा उसको हिरण्य कर रहा। इसी प्रकार हमारा था ऊपरी कर, यानी कि अतिरिक्त कर। शुल्क यानी कि व्यापार कर। बिष्टी यानी कि जबरन कर या बेगार। बिष्टी को क्या कहते हैं, जबरन कर या बेगार कर। व्यापार एवं कृषि के बारे में बात किया जाए तो इस समय जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, मुख्य आधार, लेकिन व्यापार और शिल्प कला से समृद्धि, क्योंकि इस समय जो है मंदिर का भी, स्थापत्य का भी विकास होने लगा था। रोमन व्यापार में कमी, क्यों? क्योंकि इस समय जो है हमारा अर्थव्यवस्था जो है भारत में सिमट कर थी, बाहरी व्यापार हमारा उतना नहीं होता था। पर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब, पश्चिम एशिया से व्यापार जारी रहा। इसी प्रकार निर्यात वस्तु में कौन था, रेशम, मसाले, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर। व्यापार मार्ग, स्थल और जल दोनों मार्ग से सक्रिय व्यापार होता था। स्वर्ण मुद्राओं का चरम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में स्वर्ण मुद्रा चरम काल में पहुंचा, यानी कि उस समय जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है स्वर्ण मुद्रा अपने चरम पर था, यानी कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त काल में ही था। श्रेणियां, गिल्ड के बारे में बात किया जाए तो व्यापारी और शिल्पकारों के संघ को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था। यानी कि अगर हमारे देश में व्यापारी और शिल्पकारी नहीं है तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था भंगित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यापारी ही तो है जो अर्थव्यवस्था को अभी ज्यादातर बनाए हुए हैं।
इसी प्रकार मुद्रा प्रणाली के बारे में बात किया जाए तो दिनार, दिनार कौन सा, स्वर्ण सिक्के सबसे प्रचलित है। रुपया यानी कि चांदी के सिक्के, तांबे या शीशे के होते थे छोटे लेन देन हेतु। तो कितने प्रकार के मुद्रा, 3 प्रकार के, स्वर्ण सिक्के, चांदी सिक्के और तांबे के सिक्के। स्वर्ण सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक और तांबे के सिक्के से क्या किया जाता, छोटे लेन देन किया जाता। सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो सामाजिक व्यवस्था है, प्रमुख सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, ब्राह्मणों का वर्चस्व। इससे पहले हमारा क्या था, क्षत्रियों का वर्चस्व था। तो यह क्या हुआ, भूमि अनुदान आग्रह, कर छूट, जमींदारों का नया वर्ग बना, जातियों का उदय हुआ। क्यों, वर्णों के भीतर अनेक उपजाति जैसे गोत्र व्यवसाय के आधार पर। इस प्रकार क्या हुआ, हमारे जो है जातिया का जो है और भी समाज का जातिकरण हो गया। तो इसी प्रकार है अस्पृश्यता, यानी कि चांडाल निषाद समुदाय को समाज के बाहर रखा जाने लगा। वर्ण व्यवस्था क्या था, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जन्म आधारित और अधिक कठोर। महिलाओं की स्थिति क्या थी, पर्दा प्रथा था, स्वयं पर्दा प्रथा समाप्त, सती प्रथा, संपत्ति अधिकार नहीं, यानी कि ऊपरी वर्गों में आरंभ हुई। कहाँ, ऊपरी वर्गों में क्या, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रचलित हो गया, स्वयंवर प्रथा समाप्त। उसी के प्रकार सती प्रथा, एरन अभिलेख, यानी कि एरन अभिलेख विष्णुगुप्त का ही है, एरन अभिलेख, जिसे गोपाल राज की पत्नी का प्रमाण है। यानी कि उन्होंने सती प्रथा का जो है, सती प्रथा का उल्लेख किससे मिलता है, एरन अभिलेख से। किसके काल के, विष्णुगुप्त के काल का है। संपत्ति का अधिकार नहीं था, यानी कि महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं, स्त्री धर्म पर जोर। सामाजिक जटिलता का इसको युग कहा जाता है। एक और सांस्कृतिक उत्कर्ष स्वर्ण युग, दूसरी ओर सामाजिक कठोरता और महिलाओं की दिशा में गिरावट, यह विरोधाभास गुप्त काल की पहचान है। एक काल तो स्वर्ण युग कहा जाता है, जो इसको सांस्कृतिक युग, संस्कृति और उत्कृष्ट के काल से इसको स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन महिलाओं की दशा में गिरावट के कारण इसमें महिलाओं की स्थिति में जो है बहुत ही बेकार गिरावट है, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति थी महिला की। तो इसलिए इस काल का जो है, इस काल में विरोधाभास उत्पन्न है। एक तरफ स्वर्ण युग कहा जाता है, दूसरी तरफ महिला की स्थिति खराब है। तो ये क्या है, विरोधाभास है हमारा। इसी प्रकार हमारा है आर्थिक या आर्थिक सामाजिक इकाइयाँ छोड़ दीजिए। धार्मिक स्थिति में क्या था, तो हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था। बस आप इतना रखिए। धार्मिक स्थिति क्या थी, गुप्त काल में 3 धर्म थे, हिंदू, बौद्ध और जैन। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो गुप्त कला शैली, गुप्त कला शैली यानी कि भारतीय शैली का चरम विकास, विदेशी प्रभाव से मुक्त, शुद्ध भारतीय परंपरा। यानी कि गुप्त शैली का जो है विचार क्यों किया जाता है, यानी कि इतनी चर्चा क्यों होती है, क्योंकि ये हमारा शुद्ध भारतीय परंपरा था, इसमें विदेशियों का कोई प्रभाव नहीं था। बौद्ध कला, बौद्ध कला यानी कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनी ध्यान मुद्रा में, योगासन में, प्रभामंडल, प्रभामंडल पीछे जो चक्र की तरह बना होता है वही होता है हमारा प्रभामंडल। तो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कला, जैसे सारनाथ से, सांची से, भरूच से हमारे मूर्ति कला। इसी प्रकार हमारा गुफा मंदिर, जैसे उदयगिरी, मध्य प्रदेश के उदयगिरी से विष्णु की वराह मूर्ति, विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में नक्काशी की उत्कृष्ट कृषियाँ, ये क्या थी, हमारे गुफा में बनती थी। क्यों सी, गुफा में से जो मिली है वो है विष्णु की वराह मूर्ति, कहा विश्व प्रसिद्ध है, गुफाओं में नक्काशी की उत्कृष्ट कृतियाँ, ये सब हमारे उदयगिरी मध्य प्रदेश से मिले। उसी प्रकार हिंदू मंदिर में जो 10 अवतार मंदिर, देवगढ़, झांसी, उसी प्रकार भीतर गांव, ईंटों का परसेंटम, जीवित हिंदू मंदिर, ये सब हमारा जो है मंदिर स्थापत्य का विकास है। उसी प्रकार हमारा था चित्रकला, अजंता की गुफाएं, जैसे प्रारंभिक चरण में भित्ति चित्र, बिहार और चत्य में चित्रकारी, रंग भाव छाया चित्र, ये सब क्या था, उत्कृष्ट था। मूर्तिकला के बारे में बात किया जाए तो मूर्तिकला था हमारा सारनाथ स्तंभ, सिंह में जो है चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, ये सब क्या है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो ये थी हमारी मूर्तिकला। सांस्कृतिक उपलब्धि, तो ये थी हमारे कुछ, तो ये है हमारा सांस्कृतिक उपलब्धि थी, ये हमारा प्रमुख है। साहित्य एवं विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में देख लीजिए, कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम इत्यादि, इसे ये सब हमारे क्यों है, क्या है, कालिदास के उस समय की रचना है। उसी प्रकार हम हरिसेन, हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, उनका जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखा। विशाख दत्त, ये थे नाटक, किसके, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नामक नाटक इन्होंने लिखा, कौन, विशाख दत्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित, मुद्रा राक्षस अगर पूछे है तो गुप्त काल में, लेकिन आधारित किस पे है, चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित है। शूद्रक, इन्होंने मृच कटिकम लिखा, मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ, सामाजिक नाटक है ये। भास ने स्वप्नवास वद्धता, यानी कि प्रसिद्ध नाटक है। भास का प्रमुख नाटक क्या है, स्वप्नवास
दत्ता, ये सब भास के प्रमुख नाटक है। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित, फायान और त्सांग यहाँ है गुप्त काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव पद्धति बनाए, पाई बराबर 3.14, आर्यभट्टीय ग्रंथ ग्रंथ लिखे, किन पे? खगोल पे, खगोल और ग्रंथ गणित पे जो है आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखे। उसी प्रकार हमारे थे बारहमाही, इन्होंने पंच सिद्धांत का दिया, बृहद संहिता दिया, खगोल और ज्योतिष विज्ञान पर के बारे में बताया। उसी प्रकार हमारे थे बागभट्ट, आयुर्वेद ग्रंथ, अष्टाध्यायी हृदय और अष्टांग संग्रह, अष्टाध्यायी हृदय और अष्टांग संग्रह, चिकित्सा के बारे में ये सब, चिकित्सा के बारे में ये सब है, वो सब हमारे थे। उसी प्रकार हमारे थे धर्मंत्री, ये तब ये क्या थे? चिकित्सा विज्ञान यानी कि आयुर्वेद। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पीछे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय में के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे, जिसमें एक थे धन्वंतरी, वो क्या थे? हमारे चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक वैज्ञानिक बोल दिए थोड़ा, चिकित्सा विज्ञान के जानकार थे, आयुर्वेद के जानकार थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। उसी प्रकार हमारे थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया, यानी कि गणित और खगोल पर शून्य पर महत्वपूर्ण कार्य किया, गणित और खगोल के बारे में बताया, उसके बाद शून्य पर जो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन शून्य का आविष्कार किसने किया था, यानी कि दिया किसने? तो आर्यभट्ट ने। तो गुप्त सेना मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो चलिए, ये हमारा है गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ पहले हुनों का आक्रमण, हुनों का आक्रमण की स्कंदों ने हराया, पर बाद के शासकों ने समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र तहस नहस हो गए। स्कंदों ने तो उनको हरा दिया था, लेकिन बाद के शासक जो कमजोर हो गए, वो इतना योग्य नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने उसको हराया और साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। कौन साम्राज्य? उत्तर पश्चिम का जो साम्राज्य था उसको। उसी प्रकार हमारे यहाँ कमजोर उत्तराधिकारी, यानी कि पूर्वगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त, द्वितीय, विष्णुगुप्त, बुद्धगुप्त, ये तब कौन थे? उत्तराधिकारी थे। किनके? गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी जो थे, जिनको जो है कमजोर उत्तराधिकारी के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। ये सब कौन थे? नेतृत्व में इनका नेतृत्व बहुत ही कमजोर था, जिस कारण से हुनों का आक्रमण तेज हुआ और साम्राज्य बिखर गया। उसी प्रकार हमारा आर्थिक संकट भी आया था, भारी युद्ध हुआ, भूमि अनुदान, प्रशासनिक अक्षमता से राजकोष खाली हुआ, स्वर्ण सिक्के कम हुए। युद्ध अगर होते हैं तो उसमें खर्च भी ज़्यादा होता है। भूमि अनुदान में क्या होता है? कर मुक्त भूमि दिया जाता था, जिस कारण से उस भूमि से जो है कर तो मिल नहीं पाता था। प्रशासनिक अक्षमता से जो है राजकोष भी खाली हो जाता, स्वर्ण सिक्के क्या हुए? कम हो गए। उसी प्रकार हमारे प्रशासनिक विफलता, यानी कि बढ़ता विकेंद्रीकरण, यानी कि जीत लेते थे परंतु वो क्या करते थे? साम्राज्य को छोड़ देते थे। तो इससे क्या हुई? विकेंद्रीकरण बढ़ा, सामंतों और प्रांतीय शासकों की शक्ति बढ़ी, और इससे क्या हुआ? साम्राज्य कमजोर हुआ। स्वाभाविक है, अगर आप कमजोर हैं, आप अगर किसी फैक्ट्री के मालिक है, आप अगर कमजोर है, तो आपके अगर फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं मैनेजर, वो आपसे अगर शक्तिशाली है, तो छल कपट से आपसे फैक्ट्री जरूर वो छीन सकते हैं। उसी प्रकार जो होता था हमारा प्राचीन काल में होता था, अगर उनके नीचे के उत्तराधिकारी उनसे ज़्यादा योग्य हैं, तब उनको सीधा मरवा देते थे और वो शासन हड़प लेते थे। उसी प्रकार हमारा एक कारण था बाहरी आक्रमण, उनके अलावा पश्चिम उत्तर से नए आक्रमणकारी, जिस कारण से क्या हुआ? सीमा असुरक्षित हुई, आंतरिक विद्रोह हुआ, प्रांतों में स्वतंत्र की घोषणा की, गौड़, बंगाल, मौखरी, उत्तर प्रदेश में साम्राज्य बिखरा, और छोटे छोटे राज्य में साम्राज्य बिखरता गया और गुप्त साम्राज्य खत्म होता गया। अंततः 550 ईस्वी तक उत्तर भारत में मौखरी, पुष्यभूति, गौड़ जैसे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, साम्राज्य गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये थे मैंने आप लोगों को इसमें क्या बताया? पहले गुप्त काल के बारे में बताया, प्रमुख शासक के बारे में बताया, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, और उसके बाद धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान और पतन, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग इसको जो है दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिस कारण से आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट दो लेक्चर में हमारा हिस्ट्री जो है, हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैनल को आप प्यार बनाइए रखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।